हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करते हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट आज से हम कवर करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटॉक्सिव, नेजल डिकंजेस्टेंट्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। सेकेंड पार्ट में है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको एंटी अल्सर एजेंट्स देखना है, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट्स, डाइजेस्टेंट्स एंड कार्मिनेटिव्स, एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स। ये हम कवर करेंगे और आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये यहाँ पे आपको पढ़ना है एंटी एस्थमेटिक ड्रग। ये आपका जो पहला टॉपिक है ये है एंटी एस्थमेटिक ड्रग। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होती है एंटी एस्थमेटिक ड्रग। एंटी एस्थमेटिक ड्रग वो मेडिकेशन है जिसको हम किसी भी अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, उसके जो अस्थमा क्रिएट कैसे हुआ है, जो इन्फ्लामेशन हुआ है आपके एयरवेज मसल्स में, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसकी स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम इस मेडिकेशन का यूज करते हैं। तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग की हमें नीड क्यों हुई? फार्माकोलॉजी में हम मेनली ड्रग का यूज करते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली ये ड्रग यूज क्यों कर रहे हैं। तो वो जो बीमारी आपको हुई है, जैसे अस्थमा यहाँ हुआ है, तो अस्थमा होने का मेन रीजंस क्या है, हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अस्थमा। तो अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिवर्सिबल एयरवे। रिवर्सिबल एयरवे का मतलब क्या हुआ? मीन्स ऐसा डिजीज जो एक बार होने के बाद अगर उसे मेडिकेशन के माध्यम से ट्रीट किया जाए वो फिर से दोबारा ठीक हो जाए, वह उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है। एयरवेज क्या है? मीन्स यहाँ पे जो पर्सन है उसका जो एयरवेज है लंग्स का, ये जो एयरवेज है लंग्स का, इसी को बोलते हैं। उसमें वो क्या हो रहा है, इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड। इसका जो एयरवे है वो स्वेल कर गया, मतलब इसमें सूजन आ गई है। इन्फ्लेम नैरो, वो थोड़ा सा संकरा हो गया है, मतलब उसकी जो पाइपलाइन है वो थोड़ी सी संकरी हो गई है। एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा म्यूकस रिलीज हो रहा है। एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो होता क्या है कि मेनली अस्थमा इज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन दैट रिक्वायर ऑन गोइंग मैनेजमेंट। ठीक है। अस्थमा अगर किसी पर्सन को हो जाता है, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती है जिसमें हमें मैनेजमेंट की कंटिन्यू नीड होती है। यहाँ इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्टिकुलरली द एयरवेज इन द लंग्स। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज होती है जो पार्टिकुलरली आपके लंग्स एयरवेज को इफेक्ट करता है। जो आपका ये लंग्स है ना, अस्थमा क्या करता है, मेनली इसके एयरवेज को इफेक्ट करता है। यहाँ पे स्वेलिंग आ जा रही है, स्वेलिंग आ जाने की वजह और म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लग रहा है, और इसका जो ये एयरवेज है बहुत नैरो हो गया, मतलब पतली हो गई है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकस का जो सिक्रीशन हो रहा है ये ऐसे होने लग रहा है, मतलब यहाँ से ये नॉर्मल कंडीशन में, जैसे ही आपका इन्फ्लेम कंडीशन आ जाएगा, स्वेल हो जाएगा, तो इसका जो एरिया है वो एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी अस्थमा की एटियोलॉजी क्या है, मतलब ये कैसे हो रहा है। स्मोकिंग, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है तब होने के चांसेज हैं। कोल्ड एयर ड्राई कंडीशंस में अगर आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडी कंडीशंस में आ रहे हैं, तब होने के चांस है। एयर पॉल्यूटेंट्स, अगर आपका जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स वगैरह आ गए हैं, तब होने के कंडीशंस है। फूड केमिकल, जो भी आप फूड का यूज कर रहे हैं, अगर उसमें किसी केमिकल्स के माध्यम से भी कोई डाइट जा रहा है तो इसकी वजह से भी होने के चांसेज हैं। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से अस्थमा क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को अस्थमा है आपकी फैमिली में तो आपको भी हो सकता है। ओबेसिटी, अगर मोटापा है तब पर भी अस्थमा होने के चांसेज हैं। लंग्स इन्फेक्शन, तो जाहिर सी बात है अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है तो वो अस्थमा को क्रिएट करेगा।
अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा कितने तरीके के होंगे। मेनली अगर हम अस्थमा की बात करते हैं तो इसको क्लासीफाई किया गया है 4 मेजर पार्ट्स में। एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा, ड्रग इंड्यूस अस्थमा और ऑक्यूपेशनल अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा का मतलब यह है, ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि ऐसा अस्थमा जो किसी बाहरी एंटीजेंस की वजह से हो रहा है। इंट्रिंसिक मतलब आपके बॉडी के जितने भी अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स के माध्यम से अगर क्रिएट हो रहा है। ड्रग इंड्यूस, अगर किसी ड्रग के लेने की वजह से अस्थमा हुआ है। या ऑक्यूपेशनल मतलब ऐसा पर्सन जो किसी, मतलब कि आपने देखा होगा ईंट भट्टे पे जो काम वगैरह करते हैं ऐसे पर्सन, वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा के पेशेंट हो जाते हैं। अब हम इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ बात करेंगे एक्सट्रिंसिक अस्थमा की। क्या होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एटोपिक या एलर्जिक अस्थमा। ठीक है, इसे एटोपिक और एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा एंड अकर्स ड्यू टू एलर्जेंस। ये काफ़ी कॉमन टाइप का अस्थमा होता है जो मेनली एलर्जेंस की वजह से अकर होते हैं। इट यूजुअली बिगिंस इन चाइल्डहुड और इन अर्ली अडल्ट लाइफ। इसमें मेनली हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलता है या फिर ऐसे अडल्ट जिसकी अभी लाइफ एडल्ट कंडीशंस में आई हैं, उसमें ये एक्सटेंसिक अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन एटोपिक अस्थमा या नॉन एलर्जिक अस्थमा। इसमें किसी एलर्जिक के माध्यम से ये स्टार्ट नहीं होता है। इट जनरली अकर्स ड्यू टू एनी टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन। अगर आपके लंग में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसे एक्सटेंसिक अस्थमा में ही लेंगे। इट इज़ मोस्टली डेवलप इन अडल्ट लाइफ। ये मेनली अडल्ट लाइफ में डेवलप होता है। ड्रग इंड्यूस अस्थमा में है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अस्थमा ट्रिगर्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। ठीक है, ये ऐसा मतलब अस्थमा है जगह अगर हम कोई ऐसा मेडिसिन का यूज कर रहे हैं ट्रिगर्ड फॉर्म में तो क्या करेगा, ये अस्थमा क्रिएट करेगा। दीज मेडिकेशन इंक्लूड में जैसे एस्पिरिन है, एनसेड्स है, बीटा ब्लॉकर्स एट्सेट्रा। ये सब क्या करते हैं, अगर लॉन्ग टाइम पे यूज कर रहे हो तो ये ड्रग इंड्यूस अस्थमा को क्रिएट करेगा। देन आपका आता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में क्या है? ऑक्यूपेशनल अस्थमा मेनली यूज टू एक्सपोजर टू स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इन वर्क प्लेस। ठीक है, ये जैसे हमने भी आपसे बात किया है कि ऐसा पर्सन जो किसी चिमनी या भट्टे वट्टे पे काम करते हैं जहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्सटेंसेस बार बार अटैक कर रहा है जिसकी वजह से उन्हें ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो जाता है। दीज सब्सटेंसेस कैन इंक्लूड केमिकल्स, डस्ट, गैसेस एट्सेट्रा। अस्थमा की पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब ये कैसे अटैक करता है? द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा और वी कैन इससे अस्थमेटिक अटैक कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, अगर कोई एलर्जेंस, ये क्या है आपका एलर्जेंस है, ठीक है, ठीक, ये क्या होता है कि ये एक्टिवेट करता है टी हेल्पर सेल्स को। ये क्या करेगा, टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता है। टी हेल्पर सेल उस समय क्या करेगा, रिलीज करता है साइटोकाइंस को। जब साइटोकाइंस को रिलीज करेगा तो वहाँ का जो प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा या फिर एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट हो जाने की वजह से प्लाज्मा सेल्स का वहाँ आईजीजी एंटीबायोटिक्स का जनरेशन हो जाएगा। जब इसके जनरेशन हो जाएगा तो बाइंडिंग ऑफ आईजीजी और मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल्स पे क्या होगा कि आपके आईजीजी की बाइंडिंग हो जाएगी। जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजेंस, एलर्जेंस वहाँ पे आके अटैक करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एंटीजेंस एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। जहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेंगे देन क्या होगा, डीग्रेनुलेशन होगा या बर्स्टिंग ऑफ मास्ट सेल्स, मतलब आपका जो मास्ट सेल था वो बर्स्ट करेगा। देन रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटरी हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज होगा और वो क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और म्यूकस हाइपरटेंशन, मतलब म्यूकस को बढ़ा देगा जिसकी वजह से अस्थमा हमारे बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम और तरीके से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है आपका एंटीजन है,
यहाँ एंटी जो है ना ये क्या करेगा, माइक्रोफेजेस को इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करने बाद क्या करेगा, एक मैसेज क्रिएट करेगा। किसको, टी हेल्पर सेल्स को मैसेज क्रिएट करेगा कि बॉडी में कुछ आया हुआ है या बॉडी में कुछ ऐसा अटैक या एंटीजेंस आए हुए हैं। तो टी हेल्पर सेल्स क्या करेगा, रिलीज करेगा साइटोकाइंस को। जैसे ही साइटोकाइंस को रिलीज करेगा तो इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होंगे तो उसका जो प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, प्लाज्मा सेल जनरेट करने लगता है आईजीजी एंटीबॉडी को। जब आईजीजी एंटीबॉडी क्या होगा, जनरेट हो जाएगा तो ये अपना एक जो मास सेल्स है उसी पे जाकर क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। जब ये बाइंड करता है तो बाइंड करने के जब ये देखिए यहाँ पे हमने पता जब बाइंड करेगा तो यहाँ पे डीग्रेनुलेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे मतलब ग्रेन्यूल्स आना स्टार्ट करेगा। जब डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो मास सेल्स है ना ये बर्स्ट हो जाएगा, मतलब ये फट जाएगा। जब ये फटेगा तो होगा क्या, वहाँ से इन्फ्लामेटरी मीडिएटरी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, वो रिलीज होने लगते हैं। जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटरी रिलीज होने लगते हैं तो ये होता क्या है, वहाँ पे जो हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे तो क्या करेगा, ये इस एरिया को क्या करेगा, ब्रोंको मतलब इसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसको नैरो कर देगा। जब इसको बहुत ज़्यादा नैरो कर देगा, इसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वो अस्थमा को क्रिएट करने लगेगा। ये होती है इसकी पैथोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स मतलब आपको सिम्टम्स क्या आएगा जब अस्थमा आपके बॉडी में क्रिएट हो गया तो अस्थमा सिम्टम्स क्या, कफिंग मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, आपका जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा, नीजिंग होगी, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करोगे, आपको सांस लेने में थोड़ा सा बहुत रुक के सांस आएगा, एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट ऑफ ब्रीथ, आपको एंजाइटी मतलब फीलिंग कंडीशंस क्रिएट होने लगेगा और आपको ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगेगा। अब यहाँ पे अस्थमा होने के बाद हमें कौन कौन से मेडिकेशंस का यूज करना पड़ता है, आइए समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग में पहली ड्रग है हमारी ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर में आपका बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स में जो ड्रग है सैल्बुटामॉल, टर्बुटालिन, बेम्बुटेरॉल, साल्बिट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। मिथाइलजैंथीन में आपका है थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक्स में है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट में मोंटेलुकास और जोफ्रेलुकॉट्स। मास स्टेबलाइजर्स में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में इसमें सिस्टमिक और इनहेलेशनल दोनों होते हैं। सिस्टमिक आपका है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और आपका जो इनहेलेशनल में है बेक्लोमेथासोन, डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकैसोन प्रोपियोनेट और फ्लूनिसोलाइड, सिस्लिनोसाइड। एंटी आईजीजी एंटीबॉडी में है ओमालीजुमैब। ये हो गया हमारे ड्रग के क्लासिफिकेशन, जो हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में। हम बात करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स की। क्या होता है ब्रोंकोडायलेटर्स, देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा आपके एयरवेज में, एयरवेज स्वेल करेगा, स्वेल करने की वजह से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन उसके अंदर आ जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे। तो उसको फैलाने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए जिस मेडिकेशन का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर, मतलब ब्रोंकस को डायलेट करना, ब्रोंकस को रिलैक्स करना, उसे को बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। आइए समझते हैं। Bronchodilators are medications that relax and open airways in the lungs. They are used to treat conditions like asthma, COPD, and other breathing problems. They work by targeting muscles around the airways, मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ। इसका मेन काम होता है कि जो एयरवेज के आसपास का जो एरिया है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसको डायलेट करना। इसकी मैकेनिज्म, इसमें जो ड्रग मैंने क्लासिफिकेशन बताया है सल्बुटामॉल और साल्मेट्रॉल का यूज कर रहे हैं। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आइए समझते हैं। क्या है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
देखिए ये जो स्मूथ मसल्स है, जो आपका एयरवेज का जो स्मूथ मसल्स है, यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दे एक्टिवेट बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन एयरवे स्मूथ मसल्स। ये जो बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स जो मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, जो एयरवेज का जो स्मूथ मसल्स है, यहाँ तो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो पाए जा रहे हैं, तो क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स स्टिमुलेट्स एड्रेनालिन साइक्लेज। उस समय क्या होगा, जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, वहाँ से एड्रेनालिन साइक्लेज क्या होगा, एड्रेनालिन साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एड्रेनालिन साइक्लेज एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्या है आपका, ये आपकी एयरवेज की मसल्स लाइन है, ठीक है। यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जैसे ये एक्टिवेट होगा, यहाँ से एड्रेनालिन साइक्लेज जो एक एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट अपने आप को करने लगेगा। जब वो अपने आप को एक्टिवेट करने लगेगा, तो होता क्या है, जो एटीपी बन रहा है, एटीपी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होने लगता है। जब कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मसल सेल में बढ़ जाती है, तो इसका मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। वो क्या करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है। तो हमें करना क्या है कि इस ड्रग के माध्यम से हमें ये जो है कैल्शियम लेवल के सिक्रीशन को घटा देना है, मतलब इसको इनहिबिट कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एयरवेज होती हैं वो डायलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर स्टिमुलेट्स एड्रेनालिन साइक्लेज, रेजिंग साइक्लिक एएमपी लेवल इन स्मूथ मसल सेल्स, लोअर कैल्शियम लेवल, रिलैक्स द एयरवे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन वाइडन्स द एयरवेज, इम्प्रूविंग एयर फ्लो एंड ब्रीथिंग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जो आप ड्रग ले रहे हो, ड्रग ने क्या किया, बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। ये स्टिमुलेट होते ही साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा, तो यहाँ पे एयरवेज मसल्स डायलेट हो गई और ब्रोंको डायलेशंस यहाँ पे होने लगा, ठीक है। यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स आर एब्जॉर्ब्ड वाया इनहेलेशनल, ओरल और इंजेक्शन रूट्स। हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इनहेलेशनल के माध्यम से भी हो सकता है, ओरल या फिर इंजेक्शन रूट के, मतलब कोई सी इंजेक्शन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द लंग्स, बट विथ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द ब्रेन, ड्यू टू देयर लार्ज मॉलिकुलर साइज। इसके मॉलिकुलर साइज लार्ज हो जाने की वजह से क्या होता है, ये ब्लड में बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, दे आर मेटाबोलाइज्ड प्राइमरली इन द लीवर थ्रू कंजुगेशन या ऑक्सीडेशन। एक्सक्रीशन है, मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन द यूरिन। इसका थेरापेटिक यूजेस की अगर हम बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसका यूज होता है अस्थमा में, सीओपीडी में, ब्रोंकोस्पाज्म में और प्री टर्म लेबर्स में। मतलब कभी क्या होता है कि जब लेबर कंडीशंस जो लेबर स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये प्री टर्म इसका यूज करते हैं, जिसको टोकोलाइसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो डायलेट हो जाता है और जो बेबी बर्थ होता है वो ईजी हो जाता है। और यहाँ पे एक्सरसाइजिंग कंडीशन इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर हम एक्सरसाइज भी अगर प्रॉपरली कर रहे हैं तो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को। इसका मेनली एडवर्स इफेक्ट क्या है, ट्रिमर्स कॉज हो सकते हैं, टैकीकार्डिया मतलब ब्रीथ का जो रेट है थोड़ा बढ़ जाएगा, हेडेक, हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसीमिया, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब सेकंड आपकी जो ड्रग है मेथाइलजैंथिन है। आइए समझते हैं मेथाइलजैंथिन है क्या। तो मेथाइलजैंथिन्स लाइक थियोफाइलिन इनहिबिट फास्फोडाइस्टरेज। ये क्या करता है, फास्फोडाइस्टरेज जो पाया जाता है स्मूथ मसल सेल पे, उसको क्या करता है, उसको कम कर देता है। कौन, थियोफाइलिन, विच लीड टू इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एड्रेनालिन साइक्लेज क्या हो रहा है, ये एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन यहीं पे क्या होगा, आपका जो फास्फोडाइस्टरेज है वो कम हो जाएगा, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा
और इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा ब्रोंकोडायलेशन को इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दीज ड्रग्स आर यूज इन अस्थमा एंड COPD। These drugs can produce side effects like tachycardia and arrhythmias। यहाँ देखिए मेथाइलजेंथिन में क्या होता है, आपने ड्रग लिया, ड्रग ने क्या किया, फास्फोडाइस्टरेज जो एंजाइम है उसको कम किया, इनहिबिट किया, तो साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ गया और ब्रोंकोडायलेशन शुरू हो गया। नेक्स्ट है आपका एजेंट एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ब्लॉक M2 रिसेप्टर्स। क्या होता है, यहाँ पे M2 रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, यहाँ पे जो मसल सेल हैं वहाँ पे M2 रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। दिस लीड्स टू ब्रोंकोडायलेशन, जो मेनली क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेशन को लीड करेगा। एंटीकोलिनर्जिक्स आल्सो रिड्यूसेस म्यूकस सिक्रीशन एंड आर हेल्पफुल इन COPD पेशेंट। ये क्या करेगा, जो एंटीकोलिनर्जिक है ये क्या करेगा, ये म्यूकस का जो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसको भी रोकने का काम करता है। ये मेनली COPD पेशेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि COPD में मेनली म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। यहाँ देखिए एंटीकोलिनर्जिक आपने लिया, इसके ड्रग इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये लंग्स के M2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन हो गया और आप ठीक हो जाते हो। डोजेज में क्या की बात अगर करते हैं तो डोजेज में साल्बुटामॉल 2.5 mg वाया इनहेलेशनल रूट, सेल्मेट्रॉल 50 माइक्रोग्राम वाया इनहेलेशनल रूट ट्वाइस अ डेली, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 20 to 40 माइक्रोग्राम वाया इनहेलेशन रूट 3 to 4 times डेली, टाइट्रोपियम 18 माइक्रोग्राम वाया इनहेलेशन रूट वंस अ डेली, और थियोफाइलिन 100 to 300 mg ओरली ट्वाइस डेली, दिन में 3 बार आपको लेना है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर कोई पेशेंट जो है जो कार्डियक डिजीज का पेशेंट वो भी सीवियर फॉर्म में, तो हमें इस ड्रग को नहीं लेना चाहिए। हाइपरथायराइडिज्मिक कंडीशंस में ड्रग को नहीं लेना चाहिए, ग्लूकोमा के पेशेंट को नहीं देना चाहिए, सीजर डिसऑर्डर में, पेप्टिक अल्सर डिजीज में, या एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हमें क्या करना है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग को यूज नहीं करना चाहिए। अभी तक क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देख लिया था बीटा टू को हम लोगों ने देखा, इसके बाद मेथाइलजेंथिन को देखा, देन हम लोगों ने बात किया है एंटीकोलिनर्जिक का, ठीक है। और अब बात करेंगे ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट की। तो आइए हम देखते हैं ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट आर मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स inflammatory chemicals in the body to reduce airway inflammation and constriction। अभी तक जो आपने समझा था मोड ऑफ एक्शन सेम इसका भी है। यहाँ पे ये जो ल्यूकोट्राइन्स है जिसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है ल्यूकोट्राइन्स का, वो क्या करेगा, तो ये जो ड्रग होती है उसको कम कर देंगी, उसकी मात्रा को ब्लॉक कर देंगी। तो जहाँ पे आपका जो एयरवेज में जो इन्फ्लेमेशन हुआ था, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। दे आर प्राइमरीली यूज टू मैनेज अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको बार बार छींक या जुकाम की कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे बाइंड टू एंड ब्लॉक ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर। ये क्या करती है ड्रग, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक कर देती हैं। दिस प्रिवेंट ल्यूकोट्राइन्स फ्रॉम बिगिनिंग इन्फ्लेमेटरी डिजीज रिस्पॉन्स इन द एयरवेज। दिस रिड्यूसेस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ईजियर ब्रीथिंग, रिलीफ इन अस्थमा सिम्टम्स एंड अदर एलर्जिक रिएक्शंस। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन, ऑल डे ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड ओरली। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी टिश्यूज विथ हाई कंसंट्रेशन इन लंग्स एंड लीवर। मेटाबॉलिज्म में क्या है, द ड्रग्स मेटाबोलाइज एक्सटेंसिवली बाय द लीवर। एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीटेड मेनली इन फीसेज एंड इन यूरिन इन स्मॉल अमाउंट्स। एग्जाम्पल में मोंटेल्यूकार्ड्स एंड जेफ्राल्यूकार्ड्स। थेरापेटिक यूज में है अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक राइनोसाइनाइटिस। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, नोजिया, डिजीनेस, फटीग, एब्डोमिनल पेन और रैश, हेडेक कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आपका है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या है, ये जो आपका मास्ट सेल्स है, ये देखिए यहाँ पे जो मास्ट सेल थे ना, यहाँ पे ये क्या होता है, जब बर्स्ट होता है तो क्या करेगा, हिस्टामीन
हिस्टामिन्स ल्यूकोट्राइन्स वगैरह का रिलीज सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स आर मेडिकेशंस दैट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज फ्रॉम मास्ट सेल्स, helping to reduce allergic reactions and inflammation. They are often used in the treatment of asthma and allergic rhinitis. Mode of action क्या है इसका, they prevent degranulation of mast cells. यहाँ पे जो degranulation हो रहा था ना, इसको क्या करेगा, ये prevent करेगा. They inhibit the release of histamine and other inflammatory mediator, जिसकी वजह से क्या होगा, जो histamines का जो रिलीज हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा. दिस reduces airways inflammation and bronchoconstriction in asthma. जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवेज में क्या होगा, एयरवेज में जो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हुआ था, जो सिकुड़न स्टार्ट हुआ था, वो ठीक हो जाएगा. और इसमें जो स्वेलिंग हुई थी, ये भी क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा. हेल्प प्रिवेंट अस्थमा अटैक व्हेन यूज रेगुलरली. अगर आप इस ड्रग का यूज रेगुलर फॉर्म में करते हो तो अस्थमा का जो अटैक है वो प्रिवेंट हो जाएगा. इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एब्जॉर्प्शन पुअरली एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली, प्राइमरली एक्ट लोकली इन द लंग्स व्हेन इनहेल. डिस्ट्रीब्यूशन मेनली टारगेटेड द लंग्स विथ वेरी लिटिल अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. मेटाबॉलिज्म क्या होगा इसका, नॉट एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज इन द बॉडी. एक्सक्रीशन मेनली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. एग्जाम्पल में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफैन. थेरापेटिक यूज इसका है अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस और कंजक्टिवाइटिस. एडवर्स इफेक्ट में कफ है, इरिटेशन स्टार्ट होगा, थ्रोट ड्राइनेस होगा और हेडेक, नोजिया क्रिएट होगा. नेक्स्ट आपका है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर क्लास ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दैट मिमिक द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स used to treat conditions like inflammation, allergy and immune auto disease. होता क्या है कि कभी कभी हम अस्थमा के कंडीशंस को, इस डिजीज़ को रोकने के लिए कुछ कॉर्टिकॉइड्स का भी यूज करने लगते हैं. जब हम कॉर्टिकॉइड्स का यूज करते हैं तो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड से वो बढ़ जाता है. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, इसको मिमिक कर देता है, मतलब इसको कम कर देता है. तो इसके कम हो जाने की वजह से क्या करेगा, ट्रीट करेगा कंडीशंस लाइक इन्फ्लामेशन, एलर्जीज एंड इम्यून ऑटो डिसऑर्डर. इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे इफेक्ट करेगा. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंड टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर इन द लंग सेल्स. दे सप्रेस इन्फ्लामेशन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, फॉर एग्जाम्पल एज ए साइटोकाइन्स. रिड्यूस एयरवेज स्वेलिंग, म्यूकस प्रोडक्शन एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन. Enhance the effectiveness of bronchodilation and managing the asthma. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन में आइए देखते हैं. वेल एब्जॉर्ब्ड व्हेन इनहेल ओरली विथ हायर बायोअवेलेबिलिटी इन इनहेल्ड फॉर्म. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी इंक्लूडिंग द लंग्स. मेटाबॉलिज्म में क्या है, मेटाबोलाइज इन लीवर प्राइमरली वाया द CPY450 एंजाइम्स. मेनली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए इन लीवर. एक्सक्रीशन एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू यूरिन एज इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स. इसका एग्जांपल में है सिस्टमिक में है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन. इन अदर्स ड्रग इनहेलेशनल में है बेक्लोमेथासोन, ब्यूडिनोसाइड और फ्लूटिकोसोन एटसेट्रा. थेरापेटिक यूज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अस्थमा में यूज करते हैं, अर्टिनाइटिस में यूज करते हैं, एलर्जीज में यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यूनिटी में यूज करेंगे. एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्या कॉज हो सकता है बॉडी में इसको लेने से, वेट गेन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन या हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आपका है एंटी IgE एंटीबॉडी. तो IgG एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है, वो जो एयरवेज का जो मसल्स लाइन होता है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है. तो इसकी वजह से क्या होगा, हम एंटी IgG का यूज करेंगे. तो एंटी IgE एंटीबॉडी आर मेडिकेशन दैट बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E, a key antibody involved in allergic reactions, preventing it from triggering the release of histamine and other inflammatory substances. को भी क्या करता है, ये इनहिबिट करता है. मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, एंटी IgG एंटीबॉडीज बाइंड टू फ्री IgG इन द ब्लड स्ट्रीम.
prevent or neutralize IgE from binding to mast cells and basophils, inhibit the release of inflammatory mediators, for example as a histamine, and reduce the allergic inflammation and bronchoconstriction in asthma. फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस, ए डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्लड स्ट्रीम या टारगेटिंग IgE, मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्राइमरली इन लीवर, एक्सक्रीशन इसका होता है इन बाय यूरिन एज इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, एग्जाम्पल में हुमाली जुमैब, थेरापेटिक यूज में है अस्थमा, एलर्जीज और राइनोसाइटिस, और एडवर्स इफेक्ट में है एनाफाइलेक्सिस होने के चांस हो जाते हैं, हेडेक, इंजेक्शन के जो साइड रिएक्शंस हैं, फटीग और अर्टिकेरिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का एंटी अस्थमेटिक ड्रग। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।